नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूँगा सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल स्थित है। तो लोथल जो है तो ये कहाँ पर स्थित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। लोथल जो है तो ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में या फिर गुजरात में। तो पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल स्थित है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में या फिर गुजरात में। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर, तो लोथल जो है तो ये गुजरात में है और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो सारी चीज़ों को एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं। लोथल की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, लोथल की अगर हम लोग बात करेंगे तो लोथल जो है ना तो ये कहाँ पर, तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। कौन सी नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी, तो नदी भी इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे ये लोथल है। लोथल से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से आपको क्या हो रहा है, मनका बनाने का कारखाना मिल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो मनका बनाने का जो कारखाना है, मनका बनाने का जो कारखाना है ये हमको मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो बंदरगाह, जिसको डॉकयार्ड भी आप कहते हो, जिसको आप गोदीवाड़ा भी कहते हो, तो बंदरगाह के साक्ष्य समुद्री पत्तन के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आपको फारस की मुद्रा के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तो यहाँ से आपको फारस की मुद्रा के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आपको लोथल से अगर हम लोग बात करेंगे तो चावल की भूसी के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ से आपको चावल की भूसी के साक्ष्य मिलेंगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि लोथल जो है तो यहाँ से आपको अग्निकुंड के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, क्या होगा, तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ से 2 युगल और 3 युगल समाधान आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 2 लोगों को और 3 लोगों को साथ में दफनाने का प्रमाण जो है वो आपको लोथल से मिलेगा। साथ ही साथ मानव के साथ अगर हम लोग बात करें तो मानव के साथ बकरी को दफनाने का जो प्रमाण है, ठीक है, मानव के साथ बकरी को दफनाने का जो प्रमाण है, बकरी दफनाने का, मानव के साथ बकरी दफनाने का जो प्रमाण है तो वो भी आपको लोथल से ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ याद रखेंगे लोथल जो है ना, इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहन जोदड़ो भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहन जोदड़ो भी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये साइट है लोथल और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से आपको मनका बनाने का कारखाना मिल रहा है, बंदरगाह गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिल रहा है, फारस की मुद्रा मिल रही है, चावल की भूसी मिल रही है, अग्निकुंड के साक्ष्य मिल रहा है, 2 या 3 युगल समाधान के साक्ष्य मिल रहा है, मानव के साथ बकरी को दफनाने के प्रमाण मिल रहे हैं और लोथल को लघु हड़प्पा या मोहन जोदड़ो कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में बात करें तो जितने भी नगर मिले हैं उनके जो दरवाजे होते थे वो पीछे गलियों की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो घरों के दरवाजे हैं ना वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या होते हैं, तो लोथल में अगर हम लोग बात करेंगे तो लोथल में घरों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं, जबकि बाकी जगहों पर हम लोग बात करेंगे तो बाकी जगह, ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करेंगे तो बाकी स्थानों पर क्या होते हैं, जो घरों के दरवाजे हैं वो पीछे गलियों की तरफ खुलते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोथल में ये क्या होते हैं, ये सब मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमको लोथल से याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का नाम सर्वप्रथम किसने दिया, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता आदि नामों से जानते हैं, तो इसको सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बताएंगे क्या जाएगा। तो भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता है उसको सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया, मार्टिमर व्हीलर ने दिया, मार्शल ने दिया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने दिया या फिर मैके ने दिया। तो दूसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, जॉन मार्शल ने दिया। ठीक है, अच्छा, इनके संदर्भ में आपको याद रखना है कि जब 1921 में, ठीक है, क्या हो रहा है, तो 1921 में अगर हम लोग बात करेंगे तो हड़प्पा की खोज हो रही है। ठीक है, हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, पहला स्थल है जिसकी खोज हो रही है
1921 में हड़प्पा की खोज हो रही है और खोज कौन कर रहे हैं, तो आप कहोगे दयाराम साहनी कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं, तो दयाराम साहनी जो है ये हड़प्पा की खोज कर रहे हैं 1921 में। ठीक है, और जब ये खोज हो रही ना, उस समय अगर आपसे पुरातत्व विभाग के निदेशक पूछा जाए कि पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन थे, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे जॉन मार्शल थे। ठीक है, पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन थे, जॉन मार्शल थे। और इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले भारत की जो ये प्राचीनतम सभ्यता की खोज हो रही है उसके लिए सिंधु सभ्यता नाम का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया है, तो वाल्मीकि हैं, व्यास हैं, मनु हैं या फिर गार्गी हैं, तो बताइएगा क्या जाएगा। तो अगर हम लोग वेदों की बात कर लें तो वेदों की संख्या तो आपको पता है ना, 4 है। ठीक है, एक तो आपका ऋग्वेद है जो कि सबसे प्राचीन है, ऋग्वेद है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन सा है, तो सामवेद है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन सा, तो यजुर्वेद है। ठीक है, कौन सा, तो यजुर्वेद है। और फिर लास्ट में आपका क्या है, तो लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका अथर्ववेद है। ठीक है, कौन सा, अथर्ववेद है। तो 4 वेद हैं और इन 4 वेदों के संदर्भ में भी आपको याद रखना है जो यजुर्वेद है ये क्या हो रहा है, तो ये एकमात्र ऐसा वेद है जो क्या हो रहा है, जो आपको गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिलेगा। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो आपको गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऋग्वेद जो है तो ये क्या है, तो ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, क्या है, तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद की हम लोग बात करेंगे तो इसको भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, किसको, सामवेद को, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अथर्ववेद में अगर हम लोग बात करेंगे तो अथर्ववेद में जादू टोना और औषधि आदि चीज़ों का उल्लेख किया गया। ठीक है, क्या किया गया, तो जादू टोना हो गया या फिर कहें औषधि हो गया, तो इन सारी चीज़ों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। जादू टोना का, औषधि का आदि का उल्लेख किया गया, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया है, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे व्यास हो जाएंगे। ठीक है, कौन है, तो वेद व्यास जो है ना, इन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित करने का काम किया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वैदिक काल में निम्न में से किसकी उपासना नहीं होती थी, बताइएगा क्या जाएगा। तो वैदिक काल में अगर हम लोग बात करें तो किसकी उपासना नहीं होती थी, वरुण है, इंद्र है, मरुत है, लक्ष्मी है, क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो वैदिक काल में निम्न में से किसकी उपासना नहीं होती थी, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती थी। आप देखोगे वैदिक कालीन देवताओं के आपको नाम मिलते हैं, इंद्र है, मित्र हैं, वरुण है, नासत हैं, तो इन सब वैदिक कालीन देवताओं की जानकारी हमको होती है। ठीक है, लेकिन लक्ष्मी जी की उपासना होती है ऐसा नहीं मिलता। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 4 वर्णों का पहली बार उल्लेख किस वेद में मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। तो चारों वर्णों का पहली बार उल्लेख कहाँ पर मिलता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, बताएंगे क्या आ जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो 4 वर्णों का उल्लेख, ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर मिलता है ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया लोग आंसर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो सभी लोग जितने लोग बाद में जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो क्या करोगे, तो देखिए यहाँ पर चारों वर्डों की बात हुई है ना, तो आप आंसर कर दोगे किसको, आप आंसर करोगे, क्या आंसर कर दोगे भाई, आप आंसर कर दोगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपको चारों वर्णों की जानकारी मिल रही है। ऋग्वेद में कहाँ पर मिल रही है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आपको पता है ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऋग्वेद का 10वां मंडल है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो ऋग्वेद का 10वां मंडल है और 10वें मंडल में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, ठीक है, कहाँ पर, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहली बार क्या हो रहा है, पहली बार शूद्रों का उल्लेख हो रहा है। इससे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उल्लेख हो चुका है और जो चौथा वर्ण है ना उसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में उल्लेख किया गया, शूद्रों का उल्लेख किया गया। इस तरीके से चारों वर्णों का जो उल्लेख है ना वो आपको कहाँ पर, तो आपको ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है। ठीक, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। ऋग्वेद में अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 मंडल हैं, 7 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 12 मंडल हैं, बताएंगे क्या आ जाएगा ऋग्वेद में। देखो ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद जो है ये क्या है, तो ये सबसे प्राचीन वेद है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में क्या है, तो ऋग्वेद में मंत्रों का संकलन है। ठीक है, क्या है, तो ऋग्वेद में मंत्रों का संकलन है। ठीक है,
तीसरी चीज़ आपको याद रखना है कि जो ऋग्वेद में जो मंत्रों का संकलन है इसका जो उच्चारण करता था, ठीक है, मंत्रों का जो संकलन इसका जो उच्चारण करता था वो कौन है, तो वो होत्र या होता कहलाता था, ठीक है। क्या होता था, वो होत्र या होता कहलाता था, याद रखिएगा। तो ऋग्वेद अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद में मंत्रों का संकलन है। और ऋग्वेद की हम लोग बात करेंगे तो जो मंत्रों का जो उच्चारण होता था ना, ठीक है, उच्चारण जो करता था वो होत्र या होता कहलाता था। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में अगर हम लोग बात करेंगे कितने, तो हमको 10 मंडल देखने को मिलेंगे। कितने, तो 10 मंडल देखने को मिलेंगे और 1028 सूक्त देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद में हमको कितने मंडल, तो 10 मंडल देखने को मिलेंगे, 1028 सूक्त देखने को मिलेंगे। सबसे प्राचीन वेद है, मंत्रों का यहाँ पर संकलन किया गया है और मंत्रों का जो उच्चारण है ना, उच्चारण करने वाला होत्र या होता कहलाता। तो ये बात आप याद रखेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ऋग्वेद में कितने, तो 10 मंडल हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे। कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शक्ति संपन्न साम्राज्य के रूप में मगध के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके काल में हुआ है, ठीक है। तो मगध का उत्कर्ष आपसे पूछ रहा है। देखो मगध का जो उत्कर्ष है ना वो क्या हो रहा है, तो वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होगा, ठीक है। क्या होगा, तो 6वीं शताब्दी अगर हम लोग बात करें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हो रहा है, तो ईसा पूर्व में मगध का उत्कर्ष प्रारंभ हो रहा है। और इस दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो राजा कौन है, महापद्नंद है, अजातशत्रु है, बिंबिसार है या फिर शिशुनाग है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मगध में राजवंशों का आपको क्रम याद होना चाहिए। तो सबसे पहला वंश कौन सा है, सबसे पहला वंश आपको हो गया हर्यक वंश है। हर्यक के बाद कौन है, तो हर्यक के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो शिशुनाग है। शिशुनाग के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो नंद है। नंद के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो मौर्य है। और मौर्य के बाद कौन है, तो शुंग है। शुंग के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कण्व है। और कण्व के बाद कौन है, तो सातवाहन है। तो ये क्रम तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो मगध पर शासन करने वाले इन क्रम राजवंशों का क्रम आपको याद होना चाहिए। हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, शुंग वंश है, कण्व वंश है और सातवाहन। तो कई बार आपसे ये क्रम निर्धारित करने को पूछ लेता है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग मगध का उत्कर्ष अगर हम लोग देखेंगे तो ये शुरुआत हो रही है कहाँ से, हर्यक वंश से, ठीक है। कहाँ से, हर्यक वंश से हो रही है। हर्यक वंश का जो समय है, हर्यक वंश से हो रही है और हर्यक वंश का जो समय है ना वो है 544 ईसा पूर्व, ठीक है। क्या है, तो हर्यक वंश का जो समय है वो है 544 ईसा पूर्व। और इसका जो संस्थापक है, हर्यक वंश का जो संस्थापक है उसका नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे बिंबिसार है, ठीक है। क्या है, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, आप कहोगे बिंबिसार है। और इसी को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। क्या करते थे, तो इसी को श्रेणिक के नाम से जाना जाता था। और इसी के समय से क्या हो रहा है, इसी के समय से अगर हम लोग बात करेंगे तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो सी यहाँ पर आंसर कर देंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा भगवान महावीर के बचपन का नाम है, सिद्धार्थ है, पार्श्वनाथ है, वर्धमान है, नेमिनाथ है। बताएंगे क्या जाएगा, तो भगवान महावीर के संदर्भ में, महावीर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके जीवन से भी बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रश्न बन जाते हैं, चलो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। भगवान महावीर की हम लोग बात कर लें, महावीर की बात कर लें तो इनके पिता जो हैं, तो पिता का नाम क्या है, तो पिता जो इनके हैं, इनके पिता का नाम क्या है, तो आप कहोगे सिद्धार्थ है। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे, सिद्धार्थ है। और माता की हम लोग बात करेंगे तो माता कौन है इनकी, तो माता आप कहोगे तृष्णा है, ठीक है। कौन है, तो तृष्णा है। अगर हम लोग महावीर स्वामी के पिता की बात करेंगे तो पिता का नाम क्या है, तो आप कह दोगे सिद्धार्थ है। और माता की बात करेंगे, माता का नाम क्या है, त्रिशला है, ठीक है। महावीर स्वामी जो है इनका विवाह अगर आपसे पूछ ले कि इनका विवाह किससे हो रहा है, तो विवाह आप कहोगे यशोदा से हो रहा है, ठीक है। किससे, यशोदा से हो रहा है। और इनकी जो पुत्री है, तो पुत्री का नाम क्या है, तो आप कहोगे प्रियदर्शना है, ठीक है। प्रियदर्शना, प्रियदर्शनी जो भी आपको मिलता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको प्रियदर्शनी मिलता है, कहीं कहीं प्रियदर्शना मिलता है। प्रियदर्शनी या फिर इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, अड़ोज्जा है, ठीक है। क्या है, तो अड़ोज्जा भी इन्हीं का नाम है, याद रखेंगे, ठीक है। क्या नाम है, तो महावीर स्वामी का विवाह जो है वो यशोदा से हो रहा है और इनकी पुत्री का नाम क्या है, प्रियदर्शनी या अड़ोज्जा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो महावीर स्वामी के दामाद कौन है, तो दामाद आपको क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इनके दामाद का नाम है जमाली, ठीक है। क्या नाम है, तो महावीर स्वामी के दामाद का नाम है जमाली। और जमाली को महावीर स्वामी ने क्या किया था, सबसे पहले उपदेश दिया था, याद रखिएगा। जमाली जो इनके दामाद हैं ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि महावीर स्वामी ने सबसे पहले उपदेश किसको दिया है,
तो सबसे पहले उपदेश अपने दामाद को दिया है, जमाली को दिया, याद रखिएगा। ठीक है। महावीर स्वामी की बात करेंगे तो पिता सिद्धार्थ है, माता त्रिशला है, विवाह जो है यशोदा से हो रहा है, पुत्री इनकी प्रियदर्शनी या अड़ोज्या है, दामाद जमाली है और जमाली को सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिया। ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें और अगर हम लोग बात कर लें महावीर स्वामी के संदर्भ में, तो सबसे पहले उपदेश तो इन्होंने जमाली को दिया। साथ ही साथ याद रखेंगे ये जैन धर्म में अगर हम लोग बात करें तो ये 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है। कौन से? तो जैन धर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो महावीर स्वामी जी जो हैं तो ये 24वें तीर्थंकर हैं और इनको वास्तविक तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है। क्या करते हैं? तो इनको वास्तविक तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है। क्या करते हैं? जो जैन धर्म में ये 24वें तीर्थंकर हैं, वास्तविक तीर्थंकर माना जाता है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह है। ठीक है। क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह है, याद रखिएगा। ठीक है। साथ ही साथ महावीर स्वामी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने जैन धर्म में 5वां महाव्रत जोड़ा था। ठीक है। क्या किया था? इन्होंने जैन धर्म में 5वां महाव्रत जोड़ा था। पहले कितने थे? पहले 4 थे, इन्होंने 5वां महाव्रत जोड़ दिया। 4 कौन कौन से थे? तो देखो, एक तो था सत्य था। ठीक है। एक क्या था? सत्य था। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है? तो दूसरा अहिंसा है। तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे अस्तेय है। चौथा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है? चौथा अपरिग्रह है। ठीक है। क्या है? तो चौथा अपरिग्रह है। और इसमें 5वां जो है तो वो इन्होंने जोड़ने का काम किया था और वो क्या था? तो वो था ब्रह्मचर्य था। ठीक है। क्या था? तो चौथा जो पाँचवां जो आर्य सत्य है वो क्या है? तो वो ब्रह्मचर्य है, जिसको जोड़ने का काम किसने किया था? जिसको जोड़ने का काम किया था, ठीक है, भगवान महावीर ने। ठीक है। इनके बचपन का नाम आपसे पूछ रहा है, बचपन का नाम आप क्या कर दोगे? आप कर दोगे वर्धमान है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगिरी में या फिर कश्मीर में? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है। तो पूरा सेशन देखिएगा, आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और दूसरों को भी शेयर कर दिए ताकि वो भी आपके साथ देखें। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो द्वितीय बौद्ध संगीत, देखो कुल बौद्ध संगीतियों की बात करें तो कुल बौद्ध संगीतियाँ कितनी हो रही हैं? 4 बौद्ध संगीतियाँ हो रही हैं। ठीक है। पहली बौद्ध संगीति अगर आपसे पूछा जाए तो पहली बौद्ध संगीति जो है वो किसके समय में? वो अजातशत्रु के समय में होगी। ठीक है। पहली बौद्ध संगीत किसके समय में? अजातशत्रु के समय में होगी। कहाँ पर होगी? तो राजगिरी में होगी। ठीक है। कहाँ पर होगी? तो राजगिरी में होगी और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो आप कहोगे महाकश्यप करेंगे। ठीक है। कौन करेंगे? तो महाकश्यप पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करते हैं जो राजगिरी में हो रही है। ठीक है। दूसरी संगीति आपसे पूछ रहा है, दूसरी संगीति जो होगी ये होगी कालाशोक के समय में। ठीक है। किसके समय में? तो दूसरी बौद्ध संगीति जो है ये कालाशोक के समय में होगी। कहाँ पर होगी? तो आप कहोगे वैशाली में होगी और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो आप कहोगे सबा कमीर करेंगे। ठीक है। कौन करेंगे? तो सबा कमीर करेंगे। ठीक है। ध्यान रखिएगा। और जो ये दूसरी बौद्ध संगीत हो रही है ना, इसी बौद्ध संगीत में अगर हम लोग बात करेंगे तो बौद्ध धर्म 2 संघों में विभाजित हो रहा है। 2 संघ कौन कौन से हैं? तो एक है अस्थविर और दूसरा क्या है? दूसरा है महासंघिक। ठीक है। क्या हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म जो है यहाँ पर 2 संघों में विभाजित होगा। कौन कौन सा? एक है अस्थविर और एक कौन सा? एक महासंघिक। ठीक। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो तीसरी बौद्ध संगीति होगी, ये किसके समय में? तो ये अशोक के समय में होगी। कहाँ पर? तो ये होगी पाटलिपुत्र में। ठीक है। कहाँ पर? तो ये होगी पाटलिपुत्र में होगी और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे मोगलीपुत्र तिस्य करेंगे। ठीक है। कौन करेंगे? तो मोगलीपुत्र तिस्य जो है, मोगलीपुत्र तिस्य जो है तो वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ठीक है, ये हो गया। चौथी बौद्ध संगीति की हम लोग बात करें, चौथी बौद्ध संगीति जो है तो ये कनिष्क के समय में होगी। ठीक है। किसके समय में? कनिष्क के समय में होगी। कहाँ पर होगी? कुंडलवन कश्मीर में होगी। ठीक है। कहाँ पर? तो कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति होगी और इसकी अध्यक्षता जो है तो अध्यक्षता कर रहे हैं वसुमित्र और उपाध्यक्षता कौन करेंगे? अश्वघोष करेंगे। ठीक है। कौन करेंगे? तो चौथी बौद्ध संगीति जो है तो इसकी अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे हैं और उपाध्यक्षता जो है वो अश्वघोष कर रहे हैं। और इस चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म एक बार फिर से 2 भागों में बट जाएगा और अब की बार जो बटेगा वो क्या है? तो वो है हीनयान और महायान। ठीक है। क्या है? तो अब की बार एक बार फिर से बौद्ध धर्म 2 संघों में बढ़ जाएगा और वो क्या है? तो वो है हीनयान और महायान। तो ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हो रही हैं। आपसे कौन सी पूछ रहा है? आपसे दूसरी बौद्ध संगीत पूछ रहा है। तो दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर होगी? तो आप कहोगे वैशाली में होगी। किसके समय में होगी? तो आप कह दोगे कालाशोक के समय में होगी और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सबा कमीर कर देंगे। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अष्टाध्यायी की रचना 8 अध्यायों में किसने की है? बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखो आपसे डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि अष्टाध्यायी जो है तो वो कितने अध्यायों में विभाजित है?
तो 8 अध्यायों में विभाजित है, इसीलिए इसको अष्टाध्यायी कहा गया। तो इसकी रचना किसने की है? क्या आंसर करेंगे? पतंजलि है, पाणिनि है, कौटिल्य है या फिर कालिदास है। देखो अगर हम लोग बात करें पतंजलि, तो पतंजलि की जो बुक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है महाभाष्य है। ठीक है, पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप कहोगे महाभाष्य। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है, ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, कालिदास की तो पूछिए ही मत, कालिदास तो अपने आप में इंपॉर्टेंट ही है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे अगर हम लोग बात कर लें, जैसे इनकी कौन कौन सी जैसे इनकी बात कर लें, इनकी कौन कौन सी किताबें हैं, तो आप कहोगे मालविकाग्नि मित्रम है। ठीक है, कौन सी? तो आप कहोगे मालविकाग्नि मित्रम है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेंगे और कौन सी है, इसके अलावा विक्रमोवर्षीय है। ठीक है, क्या है? तो विक्रमोवर्षीय है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो रघुवंशम है। ठीक है, क्या है? तो रघुवंशम है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो कुमार संभवम है। ठीक है, क्या है? तो कुमार संभवम है। ठीक है, याद रखिएगा, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, विक्रमोवर्षीय है, मालविकाग्नि मित्रम है, ऋतु संहार है। ठीक है, तो ये सब जो है, ठीक है, ये ऋतु संहार जो है, तो ये सब जो है, ठीक है, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोवर्षीय, मालविकाग्नि मित्रम, ऋतु संहार, ये सब किसकी है? ये सब जो है कालिदास की है। ठीक है, याद रखेंगे, कालिदास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाणिनि हो जाएगा। पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर करेंगे। ठीक है, बौद्ध साहित्य महावंश किससे संबंधित है? वर्मा से, श्रीलंका से, चीन से या फिर सुवर्ण द्वीप इंडोनेशिया से? बताइएगा क्या जाएगा। तो बौद्ध साहित्य दीपवंश और महावंश की बात करेंगे तो दीपवंश और महावंश का संबंध किससे? बताइएगा क्या जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बौद्ध साहित्य महावंश का संबंध किससे? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, श्रीलंका से। ठीक है, दीपवंश और महावंश का संबंध जो है वो किससे है? तो श्रीलंका से। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जन्मस्थली कहाँ पर? बताइएगा क्या जाएगा। तो जन्मस्थली आपसे पूछ रहा है, वैशाली है, कपिल वस्तु है, पावापुरी है, कुशीनगर है? बताएंगे क्या जाएगा। तो जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर हैं, ठीक है, तो इनकी जन्मस्थली कहाँ पर है? चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोगों ने महावीर स्वामी से बहुत सारे प्रश्नों को देखा है, बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने किया है। तो चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा भाई। तो जैन धर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो महावीर स्वामी है, इनकी जन्मस्थली क्या हो जाएगी? वैशाली हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? वैशाली हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर आप याद रखेंगे कि महावीर स्वामी जी की जो माता जी थी, तो इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी जो माता थी, ठीक है, इनकी जो माता थी, महावीर स्वामी जी की जो माता थी, माता का नाम क्या था? तो ये त्रिशला नाम था। ठीक है, क्या नाम था? तो इनका माता का नाम त्रिशला था। और ये जो त्रिशला है ना, ये वज्जी वैशाली, वज्जी की राजधानी क्या है? वज्जी की राजधानी है वैशाली। ठीक है, क्या है? वज्जी की राजधानी वैशाली है। और इसी वैशाली में क्या हो रहा है? तो यहीं पर लिच्छवी लोग निवास करते थे। तो इनकी माता क्या थी? लिच्छवी थी, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो माता त्रिशला है और ये वज्जी वैशाली लिच्छवी राज्य की थी, याद रखिएगा। जो लिच्छवी गणराज्य के जो प्रमुख थे, लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक थे और चेटक की बहन थी। ठीक है, चेटक की बहन थी लिच्छवी प्रमुख। अगर हम लोग बात करेंगे लिच्छवी जो गणराज्य था, लिच्छवी जो महाजनपद था, उसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? तो वो चेटक थे। और चेटक की बहन कौन थी? त्रिशला थी, याद रखेंगे। चेटक की बहन कौन थी? त्रिशला थी, जो कि किसकी माता है? जो कि महावीर स्वामी की माता है। और इनका जन्म कहाँ पर? तो वहीं वज्जी वैशाली लिच्छवियों के यहाँ हो रहा है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किस वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई? देखो अगर आपसे बुद्ध पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आप कहोगे पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, क्या कहोगे? तो बुद्ध को आप कहोगे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अगर नदी आपसे पूछ लेगा तो आप नदी कहोगे निरंजना नदी है। बुद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे तो बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अगर हम लोग महावीर की बात कर लेंगे तो महावीर के लिए आप क्या करोगे? तो महावीर को आप कहोगे, महावीर को क्या हो रहा है? साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, कौन से? तो साल के वृक्ष के नीचे साल वृक्ष है। और नदी अगर आपसे पूछ लेगा तो आप कहोगे कौन सी? तो आप कहोगे ऋजुपालिका नदी। ठीक है, कौन सी? तो ऋजुपालिका नदी, याद रखेंगे। बुद्ध को कौन सी नदी है? तो बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे, जबकि महावीर की हम लोग बात करेंगे तो महावीर को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। महावीर को साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। आगे बढ़ेंगे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक कहाँ का प्रांतपति था? देखो मौर्य वंश में अगर हम लोग बात करें
अगर हम लोग मौर्य वंश में बात करें तो मौर्य वंश में सबसे पहले कौन राजा हो रहा है, तो आप कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य हो रहा है। ठीक है, कौन हो रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य हो रहा है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है तो ये मौर्य वंश का संस्थापक है। इनकी मृत्यु के बाद क्या होगा, इनका जो बेटा है बिंदुसार वो राजा बनता है। और जब बिंदुसार की मृत्यु होती है तब अशोक कहाँ का प्रांतपति था, आपसे ये पूछ रहा है। और बिंदुसार को ही याद रखिएगा, बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेटस का, ठीक है, क्या किया है, तो इनको अमित्रोचेटस का, बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेटस या फिर कहें अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रोचेटस अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, याद रखेंगे, बिंदुसार के लिए बात कही गई है। ठीक है, और बिंदुसार के बाद हम लोग बात करेंगे तो अशोक राजा बनेगा। लेकिन आपसे प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि जब मृत्यु हुई तो उस समय अशोक कहाँ का प्रांतपति था, तक्षशिला का, तोसली का, सौराष्ट्र का या फिर उज्जैन का। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, उज्जैन का था। ठीक है, कहाँ का, तो उज्जैन का प्रांतपति था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अशोक के अधिकांश लेखों की लिपि क्या है, तो लिपि आपसे पूछ रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा, अशोक के अधिकांश लेखों की लिपि क्या है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो ब्राह्मी है, खरोष्टी, आरमाइक है या फिर चित्र। देखो अशोक के जो अभिलेख है ना, अभिलेख अगर हम लोग बात करें लिपि कौन सी लिपि में मिल रहा है, तो लिपि आप क्या कहोगे, तो लिपि अगर हम लोग बात करेंगे तो लिपि इसके चार लिपियों में मिल रहा है। अशोक के जो शिलालेख हैं वो हमको 4 लिपियों में मिल रहे हैं। कौन कौन सी, तो एक हमको मिल रहा है ब्राह्मी में, एक हमको मिल रहा है कौन सा, तो खरोष्ठी में, एक हमको मिल रहा है किस में, तो ग्रीक में, और एक हमको किस में मिल रहा है, और एक हमको मिल रहा है आरमाइक में। ठीक है, किस में, तो आरमाइक में। तो 4 लिपियों में अगर हम लोग बात करेंगे तो अशोक के शिलालेख हमको मिल रहे हैं ब्राह्मी में, खरोष्ठी में, ग्रीक में और क्या हो जाएगा, और आरमाइक में। तो 4 लिपियों में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमको किस में, तो सबसे ज़्यादा हमको मिलते हैं ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, किस में, तो सबसे ज़्यादा हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे ब्राह्मी में। खरोष्ठी लिपि के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो खरोष्ठी लिपि जो है वो याद रखेंगे दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, क्या करती है, तो दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती है, मतलब कि इस तरफ से इस तरफ लिखी जाती है, जैसे उर्दू, अरबी, फारसी लिखी जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो अभिलेख हैं वो हमको ब्राह्मी लिपि में मिल रहा है। लेकिन आपसे भाषा पूछ रहा है। ठीक है, अशोक के अभिलेख, सॉरी आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है अशोक के अधिकांश लेखों की लिपि। तो अधिकांश लेखों की लिपि क्या है, तो ये तो ब्राह्मी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे अशोक के शिलालेखों की भाषा पूछ ले कि भाषा क्या है, तो भाषा आप कहोगे कौन सी, तो प्राकृत है। अशोक के शिलालेखों की अगर आपसे भाषा पूछ ले तो भाषा आप क्या कहोगे, भाषा कहोगे आप प्राकृत है। और लिपि अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 लिपियों में मिल रही है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आरमाइक। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है, राजगिरी में, सारनाथ में, सांची में, नालंदा में, बताएंगे कहाँ। तो सप्तपर्णी गुफा ये कहाँ पर स्थित है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, राजगिरी में, सारनाथ में, सांची में, नालंदा में। इस प्रश्न का आंसर कर दिएगा सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर, राजगिरी में, सारनाथ में, सांची में, नालंदा में। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा आपको देखने को मिल जाएगी। और ये किसके समय में है, तो ये अजातशत्रु के समय में। ठीक है, किसके समय में, तो ये आपको अजातशत्रु के समय में देखने को मिलेगी। कहाँ पर, तो राजगिरी में। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, ए आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अशोक अपने शासनकाल के किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है, बताइएगा क्या जाएगा। अशोक की अगर हम लोग बात करें तो अशोक से भी देखो कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। 269 ईसा पूर्व में क्या हो रहा है, तो 269 ईसा पूर्व में अशोक जो है वो राजा बन रहा है, उसका राज्याभिषेक हो रहा है। और राजा बनने के 8वें वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे, राजा बनने के 8वें वर्ष अगर हम लोग बात करें 261 ईसा पूर्व की बात कर लेंगे। राजा बनने के 8वें वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे 261 ईसा पूर्व की बात करेंगे तो 261 ईसा पूर्व में अशोक क्या कर रहा है, कलिंग युद्ध कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, तो 8वें वर्ष कलिंग युद्ध कर रहा है। राजा बनने के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध कर रहा है। और इसी युद्ध के बाद क्या करता है, अशोक जो है वो संन्यास ले लेता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, युद्ध से, ठीक है, हाथ जोड़ देता है कि अब युद्ध नहीं करना है। और राजा बनने के 10वें वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो राजा बनने के 10वें वर्ष क्या होगा, तो 10वें वर्ष जो है वो बोध गया की यात्रा करता है। ठीक है, कहाँ की, तो राजा बनने के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करता है। और 20वें वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो 20वें वर्ष जो है वो क्या करता है, तो वो लुम्बिनी की यात्रा करता है। ठीक है, क्या करता है, तो 20वें वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो वो किसकी, तो लुम्बिनी की यात्रा करता है, याद रखेंगे।
आपसे क्या पूछ रहा है, अशोक अपने शासनकाल के किस वर्ष, तो क्या हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या है 20वें वर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष जो है वो लुम्बिनी की यात्रा करता, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जब वो लुम्बिनी जाता है ना, तो लुम्बिनी को वो क्या कर देता है, वो कर मुक्त ग्राम घोषित कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, लुम्बिनी को अगर हम लोग बात करेंगे क्या करता है, तो कर मुक्त ग्राम घोषित कर देता है कि भाई यहाँ से टैक्स नहीं लेना है, और जो उसके आसपास वाला क्षेत्र है ना उसको क्या कर देता है, वहाँ पर टैक्स को घटा करके 1/6 से क्या कर देता है, 1/6 से घटाकर 1/8 कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, तो जब वो लुम्बिनी जाता है तो लुम्बिनी में क्या कर देता है, लुम्बिनी को कर मुक्त ग्राम घोषित कर देता है, और उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर 1/6 से टैक्स को घटा कर क्या कर देता है, 1/8 कर देता है। और इसकी जानकारी हमको किस अभिलेख से मिलती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी जानकारी हमको किससे मिलती है, तो याद रखेंगे रुम्मिनदेही अभिलेख से मिलती है। ठीक है, कौन से, तो रुम्मिनदेही अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि अशोक ने, ठीक है, लुम्बिनी में कर मुक्त ग्राम घोषित कर दिया था, लुम्बिनी को कर मुक्त ग्राम घोषित कर दिया है, और टैक्स को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। इसकी जानकारी रुम्मिनदेही अभिलेख से मिलती है, और ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, ये भी याद रखेंगे। क्या है, तो सबसे छोटा अभिलेख है अशोक का, कौन सा है, तो रुम्मिनदेही सबसे छोटा अभिलेख है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित है, वेदी से, सातवाहन से, वाकाटक से, चालुक्य से। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अच्छा, सातवाहन राजाओं के संदर्भ में भी दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जो सातवाहन राजा हैं ये पहले राजा हैं जो क्या कर रहे हैं, जो भूमि दान देने की शुरुआत कर रहे हैं। याद रखिएगा, भूमि को दान में देने की जो शुरुआत है, भूमि दान देने की जो शुरुआत है वो किसने की है, तो वो की है सातवाहनों राजाओं ने। ठीक है, भूमि को दान में देने की जो शुरुआत है वो किसने की है, सातवाहन राजाओं ने। पहली चीज़ तो आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ याद रखना है, जो सातवाहन राजा हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए, और शीशे के सिक्के जारी करने वाले ये पहले राजा है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो शीशे के सिक्के जारी किए हैं किसने, शीशे के सिक्के जारी किए हैं सातवाहन राजाओं ने, ऐसा करने वाले ये पहले राजा हैं। साथ ही साथ सातवाहन राजाओं ने भूमि दान देने की शुरुआत की और ऐसा करने वाले ये पहले राजा हैं। ठीक है, और एक और आपको याद रखना है कि जो सातवाहन राजा हैं तो इनकी जो राजधानी है, ठीक है। अच्छा, संस्थापक आपसे पूछे कौन है, सातवाहनों के संस्थापक कौन है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे सिमुख है। ठीक है, कौन है, तो सातवाहनों के संस्थापक कौन है, आप कहोगे सिमुख हैं। और इनकी राजधानी भी आप याद रखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इनकी राजधानी क्या है, तो इनकी राजधानी जो है वो है पैठन प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर, तो पैठन या फिर कहें प्रतिष्ठान जो है, तो ये इनकी राजधानी है, गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर मिलता है, बताइएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल या फिर उड़ीसा। हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख किया गया। ठीक है, क्या किया गया, तो भारतवर्ष का जो उल्लेख है वो आपको पहली बार इसी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिल रहा है। और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो आप आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, तो कलिंग, उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें पहली बार भारतवर्ष की चर्चा हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक पाकिस्तान के किस नगर में सम्राट कनिष्क की राजधानी थी, तो देखो कनिष्क की अगर हम लोग बात कर लें तो कनिष्क की आपको दो राजधानियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, कनिष्क की दो राजधानियाँ देखने को मिलेंगी। पहली राजधानी आपसे पूछा जाए तो पहली राजधानी आप क्या कहोगे, पहली राजधानी आप कहोगे पुरुषपुर। ठीक है, क्या करोगे, पुरुषपुर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग पेशावर कहते हैं। तो कनिष्क की जो पहली राजधानी है वो है पुरुषपुर, पेशावर। और जो दूसरी राजधानी है वो क्या है, तो दूसरी राजधानी है मथुरा है। ठीक है, क्या है, तो मथुरा है। तो आपसे पूछ रहा है कनिष्क की राजधानी आधुनिक पाकिस्तान में किस प्रांत में, तो यहाँ तो सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं, क्या हो जाएगा, पुरुषपुर या फिर पेशावर कर दोगे, कनिष्क की पहली राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे, तो बताइएगा अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, आपसे ये पूछ रहा है। तो अशोक हैं, कनिष्क हैं, मिनांडर हैं या फिर हर्ष हैं। तो आज ही के समय मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ पर मैंने जिस प्रश्न में मैंने 4 बौद्ध संगीतियों की चर्चा की थी, वहाँ पर मैंने बताया था चौथी बौद्ध संगीति जो हो रही है
उसकी अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे हैं और उपाध्यक्षता अशोक घोष कर रहे हैं। और किसके समय में हो रही है मैंने वहाँ पर बताया था, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, किसके समय में, तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहते थे। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अश्वघोष की अगर आपसे पूछा जाए, एक बुक है बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बुद्धचरित। अश्वघोष की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बुद्धचरित। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ आप याद रखेंगे जो कनिष्क है ना, कनिष्क के समय में कौन कौन रह रहा है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे वसुमित्र रह रहे हैं। ठीक है, कौन रह रहे हैं, तो वसुमित्र रह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे अश्वघोष रह रहे हैं। ठीक है, अश्वघोष रह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो चरक रह रहे हैं, चरक रह रहे हैं। और कौन है, और नागार्जुन रह रहे हैं। ठीक है, कौन है, और नागार्जुन रह रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये 4 लोग हैं। ठीक है, ये 4 लोग हैं जो क्या हैं, तो जो कनिष्क के दरबार में रह रहे हैं। और जो नागार्जुन है ना, इनको भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो इनको भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। याद रखेंगे, क्या करते हैं, तो इनको भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। ठीक है, और शून्यवाद के जनक भी हैं। ठीक है, क्या है, तो शून्यवाद के, नागार्जुन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये शून्यवाद के जनक माने जाते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, शून्यवाद के जनक माने जाते हैं नागार्जुन, इनको भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। तो वसुमित्र, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, ये सब लोग किसके, कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था अश्वघोष का एक ग्रंथ है बुद्धचरित। किस भाषा में लिखा गया, आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, पाली होगा, प्राकृत होगा, संस्कृत होगा, या फिर हिंदी हो जाएगा। आंसर क्या करेंगे, अश्वघोष के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा आपका, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन भारत में विख्यात शल्य चिकित्सक कौन था, बताइएगा। शल्य चिकित्सक की अगर हम लोग बात करेंगे तो शल्य चिकित्सक कौन था, देखो जीवक की अगर हम लोग बात करेंगे तो जीवक जो है ये राजवैद्य था। जीवक की हम लोग बात करेंगे क्या है, तो ये राजवैद्य है। ठीक है, लेकिन आपसे क्या कर रहा है, आपसे शल्य चिकित्सक पूछ रहा है, तो सुश्रुत करोगे, चरक करोगे, वाग्भट्ट करोगे, क्या करोगे, तो शल्य चिकित्सक आपसे पूछ रहा है, तो शल्य चिकित्सक आप कर देना किसको, सुश्रुत को कर देना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सुश्रुत को आप आंसर करना, सुश्रुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए यहाँ पर आंसर कर दोगे, सुश्रुत कर देना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अजंता की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है, बताएंगे क्या आ जाएगा। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, अभी आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। अजंता की जो चित्रकला है ये किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, या फिर इनमें से कोई नहीं। अजंता काल की अगर हम लोग बात करेंगे, अजंता काल के जो गुफा चित्र देखने को मिल रहे हैं, तो ये किस काल से संबंधित है, क्या आंसर कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, किससे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चलो यहाँ तक बात क्लियर है, चलिए ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बौद्ध काल के। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस गुप्त शासक को संगीत से विशेष प्रेम था, तो कौन सा राजा है बताइएगा जिसको संगीत से विशेष प्रेम था। चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, कुमारगुप्त है, या फिर स्कंदगुप्त है। तो कौन सा गुप्त राजा है जिसको संगीत से विशेष प्रेम था, क्या आंसर कर देंगे, चंद्रगुप्त है, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है, समुद्रगुप्त। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, आंसर कर दोगे समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को आप देखोगे उनके सिक्कों पर ना वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, क्या करते हुए, तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, और इससे पता चलता है, इससे अंदाजा लगाया जाता है कि भाई इनको संगीत से बहुत प्रेम था, वीणा बजाते थे। समुद्रगुप्त से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो V.A. स्मिथ हैं, उन्होंने इनको क्या किया, V.A. स्मिथ ने अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह दिया है। ठीक है, क्या कर दिया, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह दिया है, किसको, समुद्रगुप्त को। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे, समुद्रगुप्त का हमको प्रयाग प्रशस्ति लेख मिलेगा। ठीक है, कौन सा, तो प्रयाग प्रशस्ति लेख मिलेगा, और इस लेख की रचना किसने की है, हरिसेन ने की है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, क्या होगा, तो समुद्रगुप्त जो है इनका प्रयाग प्रशस्ति लेख मिलता है, जिसकी रचना किसने की है, हरिसेन ने की है। तीसरी चीज़ आप समुद्रगुप्त के संदर्भ में आप याद रखेंगे, समुद्रगुप्त की जो माता है वो लिच्छवी है, जिसके कारण से इनको लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त जो है तो इनकी माता लिच्छवी थी, जिसकी वजह से इनको लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। प्रयाग प्रशस्ति इनका लेख मिलता है, जिसकी रचना हरिसेन ने की है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी कहा गया है। ठीक है, और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया, जिससे पता चलता है कि संगीत के प्रति इनका विशेष प्रेम था। ठीक, ऑप्शन संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए अधिकांश सिक्के किस धातु के थे, बताइएगा। तो गुप्त राजाओं के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में कौन से सिक्के जारी किए गए, गुप्त राजाओं के द्वारा अधिकांश मात्रा में कौन से सिक्के जारी किए गए। स्वर्ण सिक्का है, रजत है, कांसा है या फिर तांबा है, क्या हो जाएगा। गुप्त राजाओं के द्वारा सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन से सिक्के जारी किए हैं, क्या आंसर कर देंगे। तो ऑप्शन संख्या आपका हो जाएगा स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो स्वर्ण मुद्राएं। अच्छा देखो, स्वर्ण मुद्राओं से 3 प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है, स्वर्ण मुद्राओं से अगर हम लोग बात करेंगे 3 प्रश्न आपके बन जाते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो देखो क्या क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो सोने के सिक्के, ठीक है, सबसे पहले सोने के सिक्के तो किसने जारी किए हैं, तो आप कहोगे हिंद यवन राजाओं ने। ठीक है, कौन, तो हिंद यवन राजा जो है, इंडो ग्रीक राजा जो है, हिंद यवन राजा जो है, इंडो ग्रीक राजा या फिर क्या कहेंगे, या फिर कहेंगे हिंद यवन राजा जो हैं, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, तो इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। ठीक, दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के, तो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के आप क्या कहोगे, आप कहोगे गुप्त राजाओं ने जारी किए। ठीक है, किसने, तो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त राजाओं ने जारी किए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, सबसे शुद्ध वाले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तब आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे कुषाण राजाओं ने। किसने, तो कुषाण राजाओं ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। तो यहाँ पर 3 प्रश्न आपसे बन जाता है, तीनों आपको याद रखना है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है सबसे ज़्यादा जो है सिक्के गुप्त राजाओं ने किसके जारी किए, तो आप कहोगे सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सम्राट समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक कौन था, तो अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि समुद्रगुप्त का क्या होगा, तो समुद्रगुप्त जो है तो इनका हमको प्रयाग प्रशस्ति लेख मिलता है, और इस प्रयाग प्रशस्ति लेख का रचनाकार कौन है, आप आंसर कर दोगे हरिसेन है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी जाति को पराजित किया था, बताइएगा क्या जाएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इन्होंने किस विदेशी जाति को पराजित किया है, शकों को, हूणों को, पहलों को या फिर यवनों को, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इन्होंने किस विदेशी जाति को पराजित किया है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, शकों को पराजित किया था। ठीक है, किसको, तो शकों को पराजित किया था। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने शकों को पराजित किया है, और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ये क्या करते हैं, तो ये सकारी की उपाधि धारण करते हैं। किसकी, तो ये शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में सकारी की उपाधि धारण करते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे क्या करते हैं, तो ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में सक्कारी की उपाधि धारण करते हैं, साथ ही साथ विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। और इनके दरबार में आपको क्या हो जाएगा, 9 रत्न देखने को मिलेंगे, जिसमें कालिदास हैं, बरामिहिर हैं, छपड़क हैं, शंकु हैं, अमर सिंह हैं, बेताल भट्ट हैं, घटकरपर हैं। इस तरीके से 9 रत्न आपको इन्हीं के दरबार में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इन्हीं विक्रमादित्य जो है इन्होंने 57 ईसा पूर्व में, ठीक है, क्या किया है, तो 57 ईसा पूर्व में इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की है। ठीक है, क्या किया है, तो विक्रम संवत की शुरुआत की है, जो कि आपसे बहुत पूछा जाता है। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की है, सकारी या विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, 9 रत्न इन्हीं के दरबार में रहते थे। और मेहरौली स्तंभ लेख अगर आपसे पूछा जाए तो किसका है, तो आप कहोगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। मेहरौली स्तंभ लेख अगर आपसे पूछा जाए कि मेहरौली स्तंभ लेख किसका है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। ठीक है, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है ना, इन्होंने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में रजत मुद्रा का प्रचलन करवाया था। ठीक है, क्या किया था, तो रजत मुद्रा का प्रचलन करवाया था। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त संवत किसने शुरू किया, बताइएगा क्या जाएगा। गुप्त संवत, देखो 3 संवत हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, 3 संवत हैं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। एक कौन सा, एक है गुप्त संवत, दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा है शक संवत,
और तीसरा जो है वो कौन सा है, तीसरा है विक्रम संवत। ठीक है, तो 3 संवत हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुप्त संवत, शक संवत, विक्रम संवत। गुप्त संवत की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुप्त संवत की जो शुरुआत है ये हो रही है 319 ईस्वी में। और किसने किया है, तो आप कहोगे चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं इन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। शक संवत की अगर हम लोग बात करेंगे तो शक संवत की शुरुआत हो रही है 78 ईस्वी में। और इसको किसने शुरू किया है, तो इसको शुरू किया है कनिष्क ने। ठीक है, किसने, कनिष्क ने। और महत्वपूर्ण ये है कि भारत सरकार ने 1957 में इसको राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार किया। याद रखिएगा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय संवत के रूप में शक संवत को स्वीकार किया। कब, 1957 में। और इसको शक संवत को 78 ईस्वी में कनिष्क ने लागू किया था। विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत अभी मैंने आप लोगों को बताया था क्या हो जाएगा, 57 ईसा पूर्व में। किसने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको कहेंगे विक्रमादित्य कहेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, उन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, यहाँ पर गुप्त संवत आपसे पूछ रहा है। गुप्त संवत के लिए आप क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे 319 ईस्वी में। ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर कर्नाटक में। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो एलोरा की गुफाएं, देखो एलोरा की गुफा कहे, अजंता की गुफा कहे, एलिफेंटा की गुफा कहे, तो ये सारी गुफाएं आपको कहाँ पर, ये सब आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिल जाएंगी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप कह दोगे कहाँ पर, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पल्लवों की राजधानी क्या है, मदुरई है, बादामी है, त्रिचनापल्ली या फिर कांची है। बताएंगे क्या आ जाएगा। पल्लवों की राजधानी क्या है, बताएंगे। पल्लवों की जो राजधानी है मदुरई है, बादामी है, त्रिचनापल्ली है, फिर कांची है। क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, कांचीपुरम है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पल्लवों की राजधानी क्या है, कांचीपुरम, आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई। अब देखो संगम साहित्य से कुछ प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहला तो ये बन जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए संगम साहित्य को संरक्षण किस वंश के राजाओं ने दिया, तो संगम साहित्य को संरक्षण जो है ना वो पांड्य राजाओं ने दिया। ठीक है, किसने, तो संगम साहित्य को संरक्षण किसने दिया, पांड्य राजाओं ने दिया। दूसरा आपसे ये बन जाता है कि संगम साहित्य में कौन कौन से राजवंशों का उल्लेख है, तो 3 राजवंश हैं जिनका संगम साहित्य में उल्लेख है। याद रखेंगे कौन कौन से, तो चेर है, चोल है और पांड्य है। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे संगम साहित्य के संदर्भ में। ठीक है, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम साहित्य को संरक्षण किसने दिया, तो पांड्य राजाओं ने दिया। और दूसरा संगम साहित्य जो है तो इसमें कौन कौन से राजवंशों का उल्लेख है, तो 3 राजवंशों का उल्लेख है, चेर, चोल, पांड्य। आपसे पूछ रहा है संगम साहित्य की भाषा किस रचना में की गई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, तमिल भाषा में। ठीक है, कौन सी, तो तमिल कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था। ये प्रश्न कई बार दोहराया जा चुका है। ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर देखने को मिलेंगे। और इसका निर्माण किसने, तो परमार, प्रतिहार, चंदेल, कलचुरी। क्या हो जाएगा, तो चंदेल कर दोगे। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चीनी यात्री हेनसांग की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में हुई है। बताइएगा क्या हो जाएगा, तक्षशिला में, विक्रमशिला में, नालंदा में, वल्लभी में। क्या हो जाएगा, तो देखो हेनसांग से भी कई सारे प्रश्न बन जाते हैं, अब इनको भी जान लो। हेनसांग की हम लोग बात करेंगे तो देखो हेनसांग जो है ना इसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। एक बात तो आप ये याद रख लेगा, हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि ये हर्षवर्धन के समय में भारत आ रहा है। ठीक है, किसके समय में, तो हर्षवर्धन के समय में भारत आ रहा है। और हेनसांग जो चीनी यात्री है इसने भारत के लिए क्या किया, तो भारत को सीयूकी का है। ठीक है, हेनसांग जो हम लोग बात करें तो हेनसांग क्या है, तो चीनी यात्री है। और इसने भारत को क्या किया, तो इसने भारत को, ठीक है, क्या किया है, तो सॉरी भारत को इसने क्या किया है, तो भारत की हम लोग बात करेंगे चीनी यात्री हेनसांग है। और इसने भारत को क्या किया, तो भारत को यिनतू कहा है। ठीक है, क्या किया, तो भारत को यिनतू कहा है। और इसकी बुक का नाम क्या है, तो इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है, इसकी ये जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम क्या है, सीयूकी है। ठीक है, तो इसका जो यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, तो सीयूकी है। और ये चीनी यात्री है। और चीनी यात्री हेनसांग ने भारत के लिए यिनतू शब्द का प्रयोग किया है। हर्षवर्धन के समय में आ रहा है, यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जा रहा है। और ये किस विश्वविद्यालय में जो है शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, नालंदा में। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और याद रखेंगे, जब ये नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहा है ना, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य कौन थे, कुलपति कौन थे, तो क्या आंसर करोगे, तो आप कहोगे शीलभद्र थे। ठीक है, कौन थे, जब ये जो हेनसांग है तो ये जब नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहा है तो उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय में प्रमुख आचार्य थे, कुलपति थे,
वो कौन थे? तो वो शीलभद्र थे, ये याद रखिएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ का भोरम देव मंदिर किस देवता को समर्पित है? डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि जो भोरम देव मंदिर है तो ये कहाँ पर है? तो आप कहोगे छत्तीसगढ़ में है। और किस देवता को समर्पित है? तो क्या होगा? कृष्ण है, शिव है, विष्णु है, राम है, क्या हो जाएगा? तो भोरम देव मंदिर की हम लोग बात करेंगे, क्या जाएगा? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत ग्रंथ रामचरित की रचना किसने की? बताइएगा, क्या जाएगा? संस्कृत ग्रंथ है रामचरित और इसकी रचना किसने की? संस्कृत ग्रंथ है रामचरित और इसकी रचना किसने की? बताइएगा, क्या जाएगा? बाणभट्ट हो जाएगा, पाणिनि हो जाएगा, बुद्धघोष हो जाएगा, संध्याकर नंदी हो जाएगा, क्या जाएगा? तो बाणभट्ट की हम लोग बात करेंगे तो बाणभट्ट की जो है तो आपको 2 किताबें देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी? तो एक तो आपको हर्षचरित देखने को मिल जाएगा। बाणभट्ट की आपको 2 किताबें देखने को मिलेंगी, एक हर्षचरित और एक आपको कादम्बरी। तो 2 किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी। बाणभट्ट की 2 किताबें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? एक हर्षचरित और एक कादम्बरी। पाणिनि की हम लोग बात करेंगे तो पाणिनि की मैंने आप लोगों को बताया, आपको एक किताब देखने को मिलेगी। कौन सी? अष्टाध्यायी देखने को मिलेगी। कौन सी? तो अष्टाध्यायी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। बुद्धघोष की हम लोग बात करें तो जो है बुद्धघोष की अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा? देखो नाम ही नहीं याद आ रहा, चलो अभी बता देता हूँ। बुद्धघोष की याद ही नहीं आ रहा। रामचरित अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो ये संध्याकर नंदी की बुक हो जाएगी। ठीक है, किसकी? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आप कर दोगे किसकी? संध्याकर नंदी की बुक का नाम है रामचरित, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किन अभिलेखों में कालिदास के नाम का उल्लेख मिलता है? बताइएगा। तो कालिदास के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? मथुरा स्तंभ लेख में, उदयगिरी गुहा लेख में, सांची लेख में, या फिर ऐहोल अभिलेख में? क्या हो जाएगा? तो आपसे कालिदास की बात कर रहे हैं, कालिदास का नाम किस लेख में मिलेगा? आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ऐहोल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। ऐहोल अभिलेख किसका है? अगर आपसे पूछा जाए ऐहोल अभिलेख किसका है तो आप कहोगे पुलकेशिन द्वितीय का है। ठीक है, किसका है? तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख आपको देखने को मिलेगा। और ये पुलकेशिन द्वितीय जो है तो ये किस वंश के राजा हैं? तो ये चालुक्य वंश के राजा हैं। ठीक है, किस वंश के? तो ये चालुक्य वंश के राजा। पुलकेशिन द्वितीय की हम लोग बात करेंगे। पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश के राजा हैं। इनका ऐहोल अभिलेख देखने को मिलता है। और इस ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे रवि कीर्ति ने की है। किसने? तो इस ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे रवि कीर्ति ने की है। ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का है, चालुक्य वंश के राजा हैं। और इस अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ेंगे। हर्षवर्धन किसका पुत्र था? बताइएगा। नरवर्धन का, प्रभाकर वर्धन का, राज्यवर्धन का, आदित्य वर्धन का। हर्षवर्धन जो है तो हर्षवर्धन किसका पुत्र था? आपसे ये पूछा जा रहा है। हर्षवर्धन, देखो हर्षवर्धन का दूसरा नाम आपको क्या करते हैं? तो शिलादित्य मिलता है। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या मिलता है? तो शिलादित्य मिलता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखेंगे हर्षवर्धन जो है या वर्धन वंश के जो राजा हैं तो उनकी प्रारंभिक राजधानी क्या है? तो प्रारंभिक राजधानी आप कहोगे थानेश्वर है। वर्धन वंश के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी क्या है? तो आप कहोगे थानेश्वर है। ठीक है, याद रखिएगा। और बाद में राजधानी क्या बनती है? तो बाद में राजधानी जो है वो कन्नौज बनती है। ठीक है, बाद में ये लोग क्या करेंगे? तो कन्नौज को राजधानी बनाते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन की आपको 3 किताबें देखने को मिलेंगी जिसका नाम क्या क्या है? तो हर्षवर्धन की 3 किताबें हैं। एक है नागानंद, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, तो ये 3 किताबें जो हैं ये हर्षवर्धन की हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तो ये 3 किताबें आपको हर्षवर्धन की देखने को मिल जाएंगी। और हर्षवर्धन जो है तो ये इसकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर है और बाद में इसने राजधानी कन्नौज को बनाया। हर्षवर्धन का दूसरा नाम आपको शिलादित्य देखने को मिल रहा है। हर्षवर्धन के दरबार में ही बाणभट्ट रहते थे और मैंने इनकी किताबों के नाम आपको बताया है, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षवर्धन के समय में ही चीनी यात्री हेनसांग भी भारत आता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। किसका पुत्र है आपसे ये पूछा जा रहा है तो आप आंसर क्या करोगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन का। प्रभाकर वर्धन का जो है ये पुत्र था और राज्यवर्धन का क्या था? राज्यवर्धन का भाई था, याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन जो है तो राज्यवर्धन का भाई था और प्रभाकर वर्धन का क्या था? पुत्र था, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। कल्हण की राजतरंगड़ी किस शताब्दी में प्राप्त होती बताएगा? तो एक तो डायरेक्ट प्रश्न आपसे बन जाता है कि जो ये राजतरंगड़ी है ये किसकी रचना है? तो आप क्या करते हो? तो आप कहते हो कल्हण की पुस्तक का नाम है। ठीक है, राजतरंगड़ी किसकी रचना है? तो आप क्या करते हो? आप कहते हो कल्हण की रचना है। ठीक है, किसकी? कल्हण की रचना है राजतरंगड़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और किस शताब्दी में इसकी रचना हुई है ये बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा, तो कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है किस रचना में बताइएगा क्या जाएगा। तो आंसर क्या कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर क्या कर देंगे, तो 12वीं शताब्दी में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 12वीं शताब्दी में कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है इसकी रचना हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए किसके समय में ये पूरी हुई थी तो आप आंसर करोगे जय सिंह। ठीक है, कश्मीर का राजा है जय सिंह, जय सिंह के समय में कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी को पूरा किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, आपसे वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है या फिर रजिया है। देखो अगर आपसे खाली संस्थापक पूछता तब तो आप आंसर करते किसको, ऐबक को करते। आपसे वास्तविक संस्थापक को पूछ रहा है तो आप आंसर करोगे किसको, इल्तुतमिश को कर दोगे। ठीक है, याद रखिएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश से अगर हम लोग बात कर लें तो इल्तुतमिश से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे क्या क्या बन जाता है, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पहला राजा है जिसने दिल्ली सल्तनत में, पहला राजा जिसने क्या किया, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, क्योंकि आपको पता है ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। दूसरी चीज़ इसने क्या किया, इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। आपको पता है ऐबक ने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था, उसने लाहौर से शासन किया था। तो इल्तुतमिश पहला राजा जो दिल्ली को राजधानी बना रहा है। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण कर रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो चांदी का टंका और तांबे की जीतल, ठीक है, क्या कर रहा है, मुद्रा का प्रचलन करवा रहा है। चांदी का टंका चलवा रहा है और तांबे की क्या कर रहा है, तो तांबे की अगर हम लोग बात करेंगे तो तांबे की जीतल मुद्रा का प्रचलन करवा रहा है। चांदी का टंका और तांबे की जीतल मुद्रा का प्रचलन करवा रहा है। दिल्ली को राजधानी बनवा रहा है, सुल्तान की उपाधि धारण कर रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाए, तो तुर्कान चहलगानी 40 तुर्क सरदारों के दल का गठन कर रहा है। क्या कर रहा है, तो तुर्कान चहलगानी अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो तुर्कान चहलगानी 40 तुर्क सरदारों के दल का गठन कर रहा है। कौन कर रहा है, इल्तुतमिश जो है। इल्तुतमिश अगर हम लोग बात करेंगे सुल्तान की उपाधि धारण कर रहा है, दिल्ली को राजधानी बना रहा है, चांदी का टंका और तांबे की जीतल मुद्रा का प्रचलन करवा रहा है, तुर्कान चहलगानी नामक 40 तुर्क सरदारों की दल का गठन कर रहा है, एकता व्यवस्था की शुरुआत कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, एकता व्यवस्था की अगर हम लोग बात करेंगे तो एकता व्यवस्था की शुरुआत करने का काम कर रहा है। तो ये सारे महत्वपूर्ण काम जो है वो कौन कर रहा है, इल्तुतमिश कर रहा है। और यही कारण है कि इसको सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, लौह एवं रक्त की नीति को किसने लागू किया, बताइएगा क्या हो जाएगा। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को, रक्त एवं लौह की नीति को किसने लागू किया, क्या आंसर करोगे। अलाउद्दीन खिलजी है, फिरोजा तुगलक है, बलबन है, अकबर है, क्या हो जाएगा आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा बलबन। बलबन जो है ये रक्त एवं लौह की नीति को लागू कर रहा है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए इसने क्या किया था, इसने सिजदा और पैबोस को भी लागू किया था। सिर झुका के सलामी देना और पैरों को चूमना, तो पैगो जो है सिजदा और पैबोस को इसने लागू किया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पारसी नौरोज त्योहारों की शुरुआत भी इसने की है। ठीक है, क्या किया, तो पारसी नौरोज जो त्यौहार हैं, तो पारसी नौरोज त्योहारों की जो शुरुआत वो भी किसने की है, तो पारसी नौरोज त्योहारों की शुरुआत भी बलबन ने की है। याद रखेंगे, क्या करेंगे, तो पारसी नौरोज त्योहारों की शुरुआत बलबन ने की है। सिजदा और पैबोस को भी बलबन ने ही लागू किया। रक्त एवं लौह नीति को भी इसी ने लागू किया। और जो तुर्कान चहलगानी है इसका अंत भी इसी ने किया है। ठीक है, क्या करेंगे, तो तुर्कान चहलगानी अगर हम लोग बात करें जो 40 तुर्क सरदारों का दल था, तो तुर्कान चहलगानी का अंत किसने किया है, तो आप कहोगे बलबन ने किया। ठीक है, किसने किया, तुर्कान चहलगानी का अंत किसने किया, तो आप कहोगे बलबन ने किया। साथ ही साथ आप याद रखोगे जो बलबन है तो ये क्या कर रहा है, तो दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना भी कर रहा है। तो दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना कौन कर रहा है, तो आप कहोगे बलबन कर रहा है। दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किसने किया है, तो आप कहोगे बलबन ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू, बताइएगा क्या हो जाएगा। मोहम्मद अली, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद अब्बास या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, क्या हो जाएगा। तो सांकेतिक मुद्रा की अगर हम लोग बात करेंगे तो किसने लागू किया, क्या आंसर करोगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, तो सांकेतिक मुद्रा को लागू करने का काम किया है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है तो इनका समय क्या है, तो इनका समय है 1325 से लेकर के 1351 का मोहम्मद बिन तुगलक का समय है। इन्हीं के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके समय में 1333 में क्या हो रहा है, तो मोरक्को से कौन आ रहा है, तो इब्न बतूता आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इब्न बतूता जो है तो ये मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आ रहा है। और इब्न बतूता की आपसे क्या करते हैं, तो बुक का नाम पूछा जाता है। तो इब्न बतूता जो है इसकी एक बुक है
और इसकी बुक का नाम क्या है, तो आप कहोगे रेहला है। और ये रेहला नामक जो बुक है ये अरबी भाषा में लिखी गई है, ठीक है, कौन सी, अरबी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे, इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 में विजयनगर जो है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। और कौन करेगा, तो हरिहर और बुक्का विजयनगर की स्थापना करते हैं। इन्हीं के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होगी। कौन करेंगे, तो अलाउद्दीन बहमन शाह। ये क्या करेंगे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहमनी साम्राज्य की स्थापना करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक जो है तो ये अपनी राजधानी परिवर्तन के लिए भी जाना जाता है। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली करता है, तो राजधानी परिवर्तन के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो दीवान कोही नामक कृषि विभाग के लिए भी जाना जाता है। इसने कृषि विभाग की स्थापना की थी। दीवान कोही या फिर कहें अमीर कोही नामक क्या करेगा, तो कृषि विभाग की स्थापना करेगा। तो कृषि विभाग के लिए भी मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। याद रखिए कि कृषि विभाग के लिए भी इसको जाना जाता है, ठीक है, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की है, जियाउद्दीन बर्नी है, फिरोजा तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन है। बताएंगे बाजार नियंत्रण व्यवस्था सबसे पहले किसने, पहली बार किसने लागू की है, क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था नीति को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी से देखो कई सारे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, जैसे क्या क्या प्रश्न बन जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की हम लोग बात करेंगे तो इसने क्या किया, तो इसने दाग प्रथा की शुरुआत की ताकि घोड़ों की पहचान की जा सके, तो दाग प्रथा की शुरुआत की। साथ ही साथ हुलिया प्रथा की जो है शुरुआत की ताकि सैनिकों की भी पहचान हो सके, तो दाग प्रथा और हुलिया प्रथा की शुरुआत की है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो नगद वेतन देने की शुरुआत की, नगद वेतन, सैनिकों को अब नगद वेतन दिया जाएगा, नगद वेतन देने की शुरुआत की। साथ ही साथ नियमित सेना रखने की शुरुआत की कि अब नियमित रूप से सेना रहेगी, ऐसा नहीं कि जब आक्रमण हो तब हम लोग सेना को एकत्रित करें, नियमित रूप से सेना को रखने का प्रावधान किया। नगद वेतन देने की व्यवस्था की, दाग प्रथा और हुलिया प्रथा की शुरुआत की। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो अपने साम्राज्य में क्या कर रहा है, तो ये शराबबंदी कर रहा है, मद्य निषेध कर रहा है, शराब पीने पर पाबंदी लगा रहा है, मद्य निषेध कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति है, ठीक है। उत्तर भारत से अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति है, याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति जो है वो कौन है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी है। मद्य निषेध कर रहा है, नियमित सेना रखना है, नगद वेतन दे रहा है, दाग और प्रथा और हुलिया प्रथा की शुरुआत कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी। बाजार व्यवस्था नीति को जो है ये लागू कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही आपको पता है अमीर खुसरो निवास करते थे, और यहाँ से इनसे भी प्रश्न बनता है। अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है, ठीक है, तूतीय हिंद कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। और जो अमीर खुसरो हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो खड़ी बोली हो या फिर क्या हो, खड़ी बोली हो या फिर सितार तबला हो, ठीक है, क्या हो, खड़ी बोली हो या सितार तबला हो या फिर कव्वाली हो, इन सब की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, तो इन सब की शुरुआत का श्रेय जो है वो अमीर खुसरो को जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है। खराज अगर हम लोग बात करेंगे किससे संबंधित है, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है। देखो मध्यकालीन भारत में ना 4 तरीके के टैक्स लिए जाते थे। कौन सा, तो एक तो होता था जजिया होता था, एक तो जजिया होता था, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो जकात होता था, तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे क्या होता है, खराज होता था, और चौथा जो होता था वो क्या होता था, वो खुम्स होता था। तो ये 4 तरीके के टैक्स होते थे। जजिया अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होता था, तो ये एक धार्मिक कर होता था, ठीक है, क्या होता था, ये एक धार्मिक कर होता था जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, ठीक है, क्या होता था, तो ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था जजिया, ठीक है। जकात अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मुस्लिमों से लिया जाता था इस्लाम धर्म के उत्थान के लिए, ठीक है, क्या होगा, इस्लाम धर्म की भलाई के लिए, प्रचार प्रसार के लिए मुस्लिमों से लिया जाता था। ये भी क्या है, तो एक धार्मिक कर है, लेकिन ये मुस्लिमों से लिया जाता था। आज भी जो मुस्लिम वर्ग के लोग होते हैं तो वो अपनी आय का कुछ हिस्सा जो है वो जकात के रूप में दान करते हैं, ठीक है। ये अनिवार्य रूप से कहा गया है कि मुस्लिम जो है वो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा जो है वो जकात के रूप में दान करें, जिससे क्या होगा, मुस्लिम धर्म का जो इस्लाम धर्म है तो उसका धार्मिक प्रचार प्रसार और समाज का जो है समाज के कल्याण के लिए काम किया जाएगा, ठीक है। तो जकात जो है ये भी क्या होता है, धार्मिक कर होता है जो मुस्लिम से लिया जाता है,
खराज अगर हम लोग बात करेंगे तो खराज क्या होता है, तो ये एक भू राजस्व होता है, ठीक है, क्या होता है, भू राजस्व होता है, भूमि कर होता है, याद रखेंगे। और खुम्स क्या होता है, तो ये लूट का माल होता है, जो युद्ध में या फिर आक्रमण में जो सामान मिलता था या जो लूट में जो सामान मिलता था उसका हिस्सा होता था, ठीक है। तो लूट का जो माल होता था वो होता था, खुम्स कहलाता था, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, भू राजस्व है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, निम्न में से कौन सा महमूद गजनवी का समकालीन था? सुलेमान है, इब्न बतूता है, अल मसूदी या फिर अल बरूनी है। तो गजनवी का समकालीन कौन है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो गजनवी का समकालीन कौन है, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, अल बरूनी जो है, तो ये क्या है, तो ये गजनवी का समकालीन है, ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसको याद रखेंगे, ये जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान है, पहला मुस्लिम है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम है। दूसरी चीज़ आप अल बरूनी के संदर्भ में आप याद रखेंगे, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान है, ये तो है ही, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इसकी जो बुक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है किताब उल हिंद है, या फिर कहें तहकीक हिंद है, क्या है, तो किताब उल हिंद, अगर हम लोग बात करें किताब उल हिंद या फिर कहें तहकीक हिंद जो है, तो ये इसकी बुक का नाम है, किताब उल हिंद या फिर कहें तहकीक हिंद जो है, तो ये अल बरूनी की पुस्तक का नाम है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान है और महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, पानीपत का पहला युद्ध, तो आपको पता है पानीपत का पहला युद्ध कब हो रहा है, तो 1526 में हो रहा है, ठीक है। और ये जो पहली बार जो पानीपत का युद्ध हो रहा है ना, इसमें पहली बार तोप का इस्तेमाल हो रहा है, भारत में तोप का प्रयोग पहली बार यहीं पर होगा, ठीक है। तोप का प्रयोग पहली बार पानीपत के युद्ध में होगा, याद रखेंगे, ठीक है। क्या होगा, तो तोप का जो प्रयोग है, इस्तेमाल जो है, वो पहली बार इसी पानीपत के युद्ध में होगा, 1526 में होगा। और किसके किसके बीच ये युद्ध होगा, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आंसर करोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होगा। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा जाएगा और इसी के साथ लोदी वंश का अंत हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, दीन इलाही का प्रवर्तन किसने किया, बताइएगा, दीन इलाही नामक धर्म किसने चलाया, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने, क्या हो जाएगा, तो दीन इलाही धर्म का प्रवर्तन किसने किया, तो आंसर कर देंगे अकबर ने किया है। और कब किया, अगर आपसे पूछ ले कब किया है, तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे 1582 में, 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म को लागू किया। और 1583 में क्या किया है, तो 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की, ठीक है। क्या किया, तो 1583 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो इलाही संवत की शुरुआत की, ठीक है। क्या किया, 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है, अर्जुमंद बानो बेगम, रोशन आरा बेगम, जहान आरा बेगम या फिर जीनत महल। जो मुमताज महल है ना, इन्हीं की याद में क्या हो रहा है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई साधारण महिला नहीं है, ठीक है। इन्हीं की याद में शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया और उस समय करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। आज के समय की करोड़ों रुपए की बात नहीं हो रही, उस समय करोड़ों रुपए जो है इस ताजमहल को बनवाने में खर्च कर दिया। तो उस समय अगर हम लोग बात करें तो उस समय का करोड़ों आज के तो पता नहीं कितने रुपए के बराबर है ना। तो उस समय करोड़ों रुपए खर्च कर दिया था ताजमहल को बनवाने में, और किसके लिए, मुमताज महल के लिए। तो ये कोई साधारण महिला नहीं होंगी, इनके लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है। क्या हो जाएगा, इनका वास्तविक नाम क्या है, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अर्जुमंद बानो बेगम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अर्जुमंद बानो बेगम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था किसने, हुमायूं ने, शेरशाह ने, शाहजहां ने, अकबर ने, बताइएगा क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया है, तो क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, अकबर ने कराया है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। किसके, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या किया है, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अगर हम लोग बात करेंगे तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं, अकबर के, शाहजहां के, हुमायूं के या फिर अलाउद्दीन खिलजी के। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है हम किसके काल को कहते हैं, क्या आंसर हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अकबर के काल को, क्योंकि इसी के समय में हिंदी साहित्य का सबसे अधिक विकास होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, चार मीनार स्थित है भाई कहाँ पर, अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, हैदराबाद में, रामपुर में।
चार मीनार कहाँ पर स्थित है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या जाएगा। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पर, तो आंसर क्या कर दोगे, तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो सी हो जाएगा, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अकबरनामा के कितने खंड है, बताइएगा। 3 है, 4 है, 1 है, 7 है, क्या हो जाएगा, अकबरनामा के कितने खंड है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो अकबरनामा की अगर हम लोग बात करेंगे कितने खंड है, तो आप कहोगे 3 खंड है, और जो तीसरा खंड है ना वही आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या होता है, तो आईन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या होता है, तो आईन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा की हम लोग बात करेंगे तो अकबरनामा के 3 खंड हैं, और तीसरा जो खंड है वो आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। और इसके रचनाकार जो है, लेखक कौन है, तो आप कहोगे अबुल फजल है। कौन है, अबुल फजल हैं, ये याद रखिएगा, कौन है, अबुल फजल हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आर्थिक दृष्टि से मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं। आर्थिक दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग किसको कहते हैं, तो हुमायूं को, अकबर के काल को, शाहजहां के काल को, या फिर औरंगजेब के काल को। तो आर्थिक दृष्टि से मुगल साम्राज्य का जो स्वर्ण युग है ये शाहजहां के काल को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एतमा उद्दौला किससे संबंधित बताइएगा क्या जाएगा, तो बैरम खान से, शाहजहां से, हुमायूं से, या फिर जहांगीर से। एतमा उद्दौला का संबंध किससे बताइएगा क्या जाएगा, एतमा उद्दौला का संबंध किससे, बैरम खान से, शाहजहां से, हुमायूं से, जहांगीर से, क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, जहांगीर से। जहांगीर के ये क्या है, तो ससुर हैं, याद रखिएगा। जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था, नूरजहां से विवाह किया था, और नूरजहां के पिता हैं कौन, एतमा उद्दौला हैं। तो इनका संबंध किससे है, तो जहांगीर से, याद रखिएगा। और जो ये एतमा उद्दौला है ना, इन्हीं के मकबरे में, याद रखिएगा, पहली बार क्या किया गया, पहली बार हम लोग बात करेंगे तो पित्रा-द्यूरा रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम हुआ है। पित्रा-द्यूरा का प्रयोग अगर हम लोग बात करें, रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम पहली बार किसके मकबरे में किया गया है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे एतमा उद्दौला के मकबरे में, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एतमा उद्दौला के मकबरे में पहली बार पित्रा-द्यूरा का प्रयोग किया गया, रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम किया गया है। और एतमा उद्दौला कौन है, तो ये याद रखिएगा, नूरजहां के पिता हैं। नूरजहां से शादी की थी जहांगीर ने, तो इसके मतलब जहांगीर के ये क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अष्टप्रधान किसकी मानसिक देन है, रंजीत सिंह की, शिवाजी की, अहिल्याबाई की, संभाजी की, बताइएगा क्या हो जाएगा। देखो अगर आपसे अष्ट दिग्गज पूछा जाए, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे अष्ट दिग्गज पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे कृष्णदेव राय हैं। ठीक है, कौन है, तो अष्ट दिग्गज आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे कृष्णदेव राय हैं। आपसे अष्ट दिग्गज नहीं पूछ रहा, आपसे अष्ट प्रधान पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, तो शिवाजी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो शिवाजी महाराज कर दोगे, शिवाजी राजे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, शिवाजी महाराज, शिवाजी राजे के दरबार में अष्ट प्रधान रहते थे। आगे बढ़ेंगे। खालसा पंथ की नींव किसने रखी, गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु अर्जुन देव ने, बताइएगा क्या जाएगा। खालसा पंथ की नींव किसने रखी है, क्या आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे कौन हो जाएंगे, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो जाएंगे। कब, तो 1699 में। ठीक है, कब, 1699 में अगर हम लोग बात करेंगे तो खालसा पंथ की नींव रख रहे हैं कौन, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का रख रहे हैं। ऑप्शन संख्या डी बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सिखों के अंतिम गुरु कौन है, बताइएगा क्या जाएगा, अर्जुन देव हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु हरगोविंद हैं, या फिर गुरु नानक देव जी महाराज हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन है, तो सिखों के हम लोग बात करें तो 10 गुरु रहे हैं, और 10वें गुरु कौन है, तो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं। सिखों की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुल कितने गुरु, 10 गुरु हैं, और 10वें गुरु कौन है, तो ये हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा मुख्य वास्तुकार कौन है, किफ़ायतुल्लाह है, रहमतुल्लाह है, इब्राहिम है, उस्ताद ईसा है। तो देखो उस्ताद ईसा की हम लोग बात करेंगे तो ये तो ताजमहल के हैं। ठीक है, किसके, तो ये तो ताजमहल के वास्तुकार हैं, याद रखिएगा, किसके, उस्ताद ईसा की बात करेंगे तो ये तो ताजमहल के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कर देंगे किफ़ायतुल्लाह हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इमामबाड़ा कहाँ पर है, तो ये आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। लखनऊ में ही आपको भूल भुलैया भी देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बक्सर का युद्ध कब हो रहा है, बताइएगा क्या आ जाएगा, 1764 में, 1765 में, 1864 में, 1865 में। तो बक्सर के युद्ध में अगर हम लोग बात करें तो बक्सर के युद्ध में देखो अवध से अगर हम लोग बात करेंगे तो अवध से कौन है, तो अवध से नवाब है शुजाउद्दौला। अवध से नवाब है कौन, तो शुजाउद्दौला अवध के नवाब हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है दिल्ली से अगर हम लोग बात करेंगे तो दिल्ली से मुगल बादशाह हैं शाह आलम द्वितीय हैं। ठीक है, कौन है, तो शाह आलम द्वितीय हैं, शाह आलम द्वितीय हैं। साथ ही साथ आप याद रखिएगा बंगाल से
बंगाल से निष्कासित किया गया नवाब मीर कासिम है, जो बंगाल से निष्कासित कर दिया गया था, तो मीर कासिम। तो ये 3 लोग एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहा है हेक्टर मुनरो कर रहा है। और इन दोनों लोगों के बीच में क्या हो रहा है, बक्सर का युद्ध होगा। कब होगा, तो आप कहोगे 22 अक्टूबर 1764 में, 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 को क्या हो रहा है, ये युद्ध होगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको भारत में व्यापार करने का अधिकार किसने प्रदान किया, क्या जाएगा, तो 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है, कब, तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ, ईस्ट इंडीज के साथ पूर्व के एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का जो एक अधिकार है वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्लासी का युद्ध कब हो रहा है भाई, प्लासी का युद्ध अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लासी का युद्ध जो है तो ये 23 जून 1757 को हो रहा है, ठीक है, कब हो रहा है, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हो रहा है। किसके किसके बीच होगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। और इसी युद्ध में नेतृत्व कर रहे हैं कौन, रॉबर्ट क्लाइव करेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की, बताइएगा क्या जाएगा, कॉर्नवालिस ने, अगर हम लोग बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की हम लोग बात करेंगे तो जो कॉर्नवालिस है इसको याद रखेंगे पुलिस सेवा या सिविल सेवा का जनक भी कहते हैं, ठीक है, पुलिस सेवा या फिर क्या करते हैं, या फिर सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा क्या करते हैं, तो सिविल सेवा का, ठीक है, क्या करते हैं, तो अगर हम लोग बात करें पुलिस सेवा, ठीक है, पुलिस सेवा या सिविल सेवा का जनक कहा जाता है किसको, कॉर्नवालिस को कहा जाता है, पुलिस सेवा या सिविल सेवा का जनक कहा जाता है किसको, कॉर्नवालिस को। और इसने भारत में अस्थाई बंदोबस्त राजस्व व्यवस्था को लागू किया था, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखो भारत में पहला गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे विलियम बेंटिक को, ठीक है, किसको कहोगे, आप कहोगे विलियम बेंटिक को। विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, किससे, 1833 के एक्ट से। 1833 के एक्ट से विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब यहाँ विलियम बेंटिक नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन संख्या ए को चूज़ करेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स को, क्योंकि इनको क्या किया गया था, इनको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो यहाँ पर गलती से मुझे लगता है, ठीक है, गलती से यहाँ पर भारत का पूछ लिया गया है, जबकि बंगाल का होना चाहिए था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो आप कहोगे वॉरेन हेस्टिंग्स है, ठीक है। भारत का आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, विलियम बेंटिक कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सहायक संधि व्यवस्था किसकी मानसिक उपज है, बताइएगा। सहायक संधि, सहायक संधि के लिए कौन जाना जाता है, बताएंगे क्या जाएगा, तो वेलेस्ली है, हेस्टिंग्स है, ऑकलैंड है, या फिर डलहौजी है। तो सहायक संधि के लिए कौन जाना जाता है, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, वेलेस्ली को सहायक संधि के लिए जाना जाता है। और सबसे पहले सहायक संधि किसने लागू जो है स्वीकार किया, तो क्या कहोगे, तो हैदराबाद ने। सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार की, तो आप कहोगे हैदराबाद ने। कब, 1798 में, 1798 में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद मैसूर और तंजौर ने सहायक संधि स्वीकार की है, कब, 1799 में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो अवध ने स्वीकार की है, कब की है, तो 1801 में अवध ने सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो मराठों की अगर हम लोग बात करें तो मराठों ने 1802 में बसीन की संधि के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार किया है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त हुई, बताएगा क्या जाएगा, तो सती प्रथा की हम लोग बात करें तो सती प्रथा 1828 में, देखो ब्रह्म समाज की स्थापना हो रही है। 1828 में राजा राम मोहन राय जो हैं तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना कर रहे हैं, और ब्रह्म समाज के प्रयासों से ही 1829 में सती प्रथा को बैन किया जाएगा, सती प्रथा को प्रतिबंधित किया जाएगा। किसके समय में, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे विलियम बेंटिक के समय में। इस समय गवर्नर जनरल कौन है, तो आप कहोगे विलियम बेंटिक है। तो विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा को बैन किया जा रहा है 1829 में। कौन सी, तो धारा क्या करोगे, तो धारा कर दोगे 17 से, ठीक है, कहाँ पर, तो धारा 17 से। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देंगे, धारा 17 से सती प्रथा को बैन कर दिया गया, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फौज ए आम और फौज ए बैकवायद किसकी सेना से संबंधित है। शेरशाह है, रंजीत सिंह है, रानी लक्ष्मीबाई, राणा सांगा है, क्या हो जाएगा,
फौज आम और फौज बेकवायद अगर हम लोग बात करेंगे किससे संबंधित है, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। पंजाब के राजा है राजा रणजीत सिंह, इनकी सेना के हिस्से हैं फौज आम और फौज बेकवायद, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से हटाए जाने का कारण क्या था बताइएगा। तो नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से हटाए जाने का कारण क्या था। देखो जो वाजिद अली शाह है ना, ये क्या है, तो ये अवध के अंतिम नवाब हैं, ठीक है, क्या है, तो ये अवध के अंतिम नवाब है। और इन पर क्या होता है, इनके अगर हम लोग बात करेंगे अवध के अंतिम नवाब है, और इन पर क्या होता है, इन पर 1856 में, ठीक है, क्या होता है, कुशासन का आरोप लगाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो कुशासन का आरोप लगता है कि आप सही तरीके से क्या कर रहे हैं, शासन व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम आपके राज्य का अवध का क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी राज्य में विलय कर ले रहे हैं, क्योंकि आप सही से शासन व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। और फिर 1856 में इनको गद्दी से उतार करके अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। तो वाजिद अली शाह जो है तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये कुप्रशासन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के पहले वायसराय कौन थे बताइएगा, क्या हो जाएगा, मिंटो है, हॉर्डिंग्स है, कैनिंग है, या फिर एल्गिन है, क्या हो जाएगा। तो भारत के पहले वायसराय आपसे पूछा जाए तो आप कह दोगे कैनिंग है। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत के पहले वायसराय हैं। ठीक है, और इन्हीं के समय में क्या हो रहा है, तो इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति भी हुई थी। आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय कौन थे, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कैनिंग थे। और 1857 की क्रांति के बाद इनको भारत का वायसराय बनाया गया। आगे बढ़ेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया, क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिटन है, रिपन है, एल्गिन है, या फिर मिंटो है। तो क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है, क्या आपसे पूछ रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है तो ये किसने समाप्त किया, क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, रिपन हो जाएगा। अच्छा, रिपन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे कई सारे प्रश्न बनते हैं जिनको आपको याद रखना है। रिपन की हम लोग बात करेंगे तो रिपन से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे इनके समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला कारखाना अधिनियम है, पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है तो वो इन्हीं के समय में आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे पहली नियमित जनगणना जो है तो वो इन्हीं के समय में हुई है। ठीक है, रिपन के समय में पहली नियमित जनगणना हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके समय में हंटर आयोग आ रहा है जो कि शिक्षा से संबंधित है। हंटर आयोग आ रहा है जो कि किससे, जो कि शिक्षा से संबंधित है, याद रखेंगे। साथ ही साथ आप याद रखेंगे रिपन जो है तो ये क्या होते हैं, तो ये स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है रिपन के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो रिपन के समय में एक तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हटाया जा रहा है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था जिसको रिपन ने समाप्त कर दिया। और दूसरा क्या है, दूसरा आर्म्स एक्ट जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी थी, तो ये दोनों क्या कर दिया, इन्होंने हटाया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी हटाया जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध को समाप्त किया गया, और दूसरा आर्म्स एक्ट, हथियारों को भी जो प्रतिबंध लगाया गया था, तो हथियारों को रखने पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको भी हटाने का काम किया। इसके अलावा याद रखेंगे इन्हीं के समय में इल्बर्ट बिल विवाद भी होगा। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में हुआ था, तो आप कहोगे रिपन के समय में हुआ था। रिपन को सबसे उदारवादी गवर्नर जनरल माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबसे उदारवादी गवर्नर जनरल रिपन को माना जाता है। ठीक, अंडमान निकोबार में किस वायसराय की हत्या हुई थी, मेयो की, एल्गिन की, हेस्टिंग्स की, या फिर डलहौजी की, बताएगा। तो किसकी हत्या अंडमान निकोबार में हुई है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे, किसकी हत्या अंडमान निकोबार में हुई है, क्या आंसर कर देंगे, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, मेयो को भी याद रखिएगा, इनके समय में महत्वपूर्ण है। मेयो की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके समय में 1872 में पहली जनगणना होगी। ठीक है, क्या होगी, तो भारत में पहली जनगणना जो है, ठीक है, भारत में पहली जनगणना जो है वो किसके समय में, तो वो मेयो के समय में हो रही है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बंगाली विभाजन को किस वर्ष समाप्त किया गया। देखो बंगाली विभाजन ना, तो इसकी अगर आपसे पूछा जाए घोषणा कब की गई, तो घोषणा आप क्या करोगे, घोषणा बंगाली विभाजन की घोषणा की गई है 19 जुलाई 1905 को। और अगर आपसे पूछा जाए कि लागू कब किया गया, तब आप आंसर क्या करोगे, तो आप कहोगे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाली विभाजन को लागू किया गया। अगर आपसे पूछा जाए किसके समय में किया गया था, तो आप कहोगे कर्जन के समय में। ठीक, ये तो लागू करने की बात हुई। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है समाप्त करने का, तो समाप्त कब हो रहा है, तो समाप्त हो रहा है 1911 में।
समाप्त कब हो रहा है? समाप्त हो रहा है बंगाल विभाजन जो है, तो ये समाप्त कब हो रहा है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे 1911 में। किसके समय में? तो हार्डिंग द्वितीय के समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, याद रखिएगा, बंगाल विभाजन को निरस्त किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्एकीकरण कब हुआ? बताएंगे 1916 में, 1918 में, 1907 में या फिर 1920 में। तो क्या हो जाएगा? तो 1907 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कौन सा? सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता जो है वो की थी रास बिहारी घोष ने। ठीक है, किसने? जिसकी अध्यक्षता की थी किसने? रास बिहारी घोष ने। और इसी अधिवेशन में क्या हो रहा है? इसी अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो दो भागों में बढ़ जा रही है, नरम दल और गरम दल। आपसे पूछ रहा है पुनर्एकीकरण किस वर्ष हुआ? क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, 1916 का लखनऊ अधिवेशन है। ठीक है, कौन सा? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? जिसकी अध्यक्षता की है अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, किसने की है? जिसकी अध्यक्षता की है अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने जिसकी अध्यक्षता की है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके आगे के प्रश्न, इसके आगे के जो प्रश्न है ना, वो हम लोग कल वाले सेशन में कर चुके हैं। पिछले सेशन में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके आगे की जो ये सारी क्वेश्चंस है ना, इन सारी क्वेश्चंस को हम लोग पिछले सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिर यहाँ तक हम लोग करते हैं। ठीक है, यहीं तक हम लोग आज के सेशन को यहीं तक रोकते हैं। तो ये आज के सेशन में महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। और हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज करके हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सीटेट के लिए पीडीएफ चाहिए या फिर एस्टेट के लिए या फिर आपको जीके जीएस की पीडीएफ चाहिए तो फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आप उससे एक छोटी सी सहायता राशि लेकर के आपको एक शानदार पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा, जिसको लेकर के आप घर बैठे आराम से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे अच्छे वाले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जाने से पहले सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।